ओके, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा भी था। ओके, कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के वो एक डेफिनेशन तो यही है, फ्री बॉडी डायग्राम इज a sketch of a body, a portion of a body, or two or more bodies completely isolated or free from all other bodies, showing the forces exerted by all other bodies on one being considered characteristics of free body diagram. Okay, इसमें it is a body of sketch of the body. The body is shown completely separated from all other bodies, and action of the body of action on the body of each body removed in the isolating process is shown as a force or forces on the diagram. कहने का मतलब ये है, अगर ये पूरी डेफिनेशन देखें जो हमने पिछली बार किया था, एक एग्जांपल लिया था, जो एक एग्जांपल मैं दोबारा वो आपको शेयर करता हूँ। लेट अस स्टार्ट, दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हम उस पे जाते हैं बोर्ड के ऊपर। ओके, विजिबल है? दिस बोर्ड इज विजिबल? यस सर। यस सर। एक बॉडी, एक सिंपल स्केच है। ओके, स्केच है बॉडी का, दिस इज बॉडी। ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? वेरी सिंपल, एक पॉइंट होगा, ये ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, एक इसका वेट सेल्फ वेट डब्ल्यू आ गया और एक रिएक्शन आ गया। ओके, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए एक सिंपल एक लैडर का किया था हमने। ओके, एक लैडर, दिस इज लैडर, दिस इज वॉल, दिस इज वॉल। ओके, इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? एक ये लगेगी, एक यहाँ पे रिएक्शन आएगा, एक इधर फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, ये बाद में ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, और यहाँ इसका वेट आएगा। ओके, दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर। ओके, अगर इसमें जब इसको हटा देंगे दीवारों को, इट विल बिकम लाइक दिस। लैडर आ जाएगी, उसका वेट आ गया, एक फोर्स एक ये फोर्स आ गई, एक फोर्स ये आ गई, और एक फोर्स इसमें ये आ गई। ओके, ये आ गई। ओके, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, रीजन उसका ये है कि अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने जो अज्यूम की हुई है डायरेक्शन, अगर उसमें अगर ये इसको अपवर्ड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ये इसे एक्स मान रहा हूँ, अगर एक्स नेगेटिव होता है तब इट मींस डायरेक्शन विल बी अपोजिट। जो अज्यूम करिए वो आपने गलत करिए, इसलिए डायरेक्शन का कोई इतना मतलब नहीं होता। बट सम डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस। वेट तो हमेशा नीचे ही होगा। ओके, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। वेट का जो हमेशा होता है कि वो डाउनवर्ड ही होता है। ओके, ग्रेविटी के होता है ना, ग्रेविटी के कारण इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड वेट। ओके, तो आपने ये फ्री बॉडी डायग्राम, एक हमने पिछली बार एक फ्री बॉडी डायग्राम निकाला था। एक ये एक आपका सिलेंडर था। ओके, ये इसके साथ रेस्ट कर रहा है। ओके, ये समझ, ये सिलेंडर है। ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? एक तो इसके साथ इसके साथ फोर्स आएगी। ओके, एक ये इसका वेट आएगा, और एक इसका ये वेट आएगा। ओके, ये रिएक्शन आएगा। इट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? एक इधर वेट आ गया, एक ये आ गया फोर्स, और एक फोर्स इसकी ये आ गई। ओके, ये तीन फोर्सेस के कारण ये बन गया। दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट। ये सारी फोर्सेस जो है, अगर देखा है तो ये कोप्लेनर फोर्सेस है। कोप्लेनर। ओके, कोप्लेनर है, कॉन्करेंट भी है। ओके, ये जाके यहाँ पर मिलती है, इट इज ऑल कॉन्करेंट। ओके, तो ये फोर्सेस सर जो, हाँ सर इसमें वेट तो लग रहा है, लेकिन साइड से जो दोनों एरो जा रहे हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं? ये रिएक्शंस है। ओके, अगर ये रिएक्शंस ना हो तो अगर ये मान लो एक बॉडी है। ओके, अगर इसमें वेट लग रहा है, ओके, वरना तो ये भागती जाएगी। स्टैटिक करने के लिए देयर मस्ट बी सम रिएक्शन। ओके सर। ओके, देयर मस्ट बी सम। हम खड़े होते हैं पाँव के ऊपर, तो हमारा वेट है, लेकिन हम स्टैटिक होते हैं क्योंकि हमारे जो पाँव जो होते हैं रिएक्शन दे रहे होते हैं।
ओके, देर इज ऑलवेज वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण जब भी एक वेट होगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। ये बिल्डिंग है हमारी जो खड़ी हुई है जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ मान लीजिए, तो ये बिल्डिंग के में जितना भी वेट है वो ट्रांसफर हो रहा है ग्राउंड में, ग्राउंड जो है रिएक्शन दे रहा है उसको। अदरवाइज ग्राउंड अगर रिएक्शन देना बंद करे तो ये बिल्डिंग धंसती चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कोई भी सरफेस होता है मैं रिएक्शन देता है, सपोर्ट देता है। और आगे हम बढ़ते हैं। ओके, ये दिस इज फॉर फ्री डबर। एक मान लीजिए ट्रस है। ओके, ट्रस क्या होती है? दिस इज, अगर आप वर्कशॉप में ऊपर देखेंगे एक लोहे का ये ऐसे बना होता है। ओके, लोहे का भी बनता है, वुडन का भी बन सकता है, एक ट्रायंगुलर बना होता है। ओके, ये बन गया, ट्रस बन गया। इस पे वेट आ गया डब्ल्यू डब्ल्यू, और इसके रिएक्शंस होंगे ये। ओके, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, पूरा सिस्टम लेंगे। ओके, सॉरी सॉरी ये गलत बन रहा है। ओके, पूरा सिस्टम लेंगे ऐसे करके, और उस पर फोर्सेस लगाएंगे और इसके रिएक्शंस लगाएंगे। कोई दिस इज अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोई भी जब सिस्टम बनता है कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करेंट बनेगा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट बनेगा। ओके, पैरेलल फोर्सेस होंगी, लाइक फोर्सेस होंगी, अनलाइक फोर्सेस होंगी। ओके, द सिस्टम, ये सारे सारे कोप्लेनर है। ओके, सारे कोप्लेनर है। ओके, तो जो पढ़ रहे थे, जहाँ पे दो फोर्सेस करेंगी तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लग जाएगा। ओके, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेस लगेगा, लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्सेस लगेगा। ओके, तो कोई भी फोर्सेस होती है एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो जाता है, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस। वो कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है, या उसको सॉल्व करते हैं हम, उसको बारे में स्टडी करते हैं, तो अल्टीमेटली जितने भी ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। अल्टीमेटली जितनी भी स्टडीज होती है सबसे पहले आपको उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। जब भी आगे से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, जो भी कभी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, एक प्रॉब्लम दे दी मैंने आपको, एक वेट है जिसका इतना मास है, इतना वेट है, वो तो उसका रिएक्शन कितना होगा, या एक बीम है उस पर इतनी लोडिंग आ रही है, तो ऑलवेज फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अब आगे हम देखते हैं अनदर थिंग इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ओके, इक्विलिब्रियम का जैसे मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो फोर्सेस जब जिसमें कंडीशंस क्या होते हैं इक्विलिब्रियम की, पहले ये सोच लीजिए। कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, हमेशा याद रखिए, तीन कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की। ओके, अभी तो अब दो कंडीशंस हम देख रहे हैं। ओके, एक होती है किसी भी फोर्स सिस्टम में। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिग्मा इक्विलिब्रियम होता है, एक मिनट जरा ये चला के देखता हूँ। इक्विलिब्रियम होता है जैसे मान लीजिए सिग्मा एच इक्वल टू जीरो। ओके, जो हमने देखा था, क्वेश्चन किया था, दैट इज सिग्मा एच इक्वल टू जीरो। ओके, दैट सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो। फिर होता है सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। ओके, किसी भी कोप्लेनर सिस्टम में ये दो कंडीशंस होनी चाहिए कॉन्करेंट में। ओके, दिस इज फॉर कॉन्करेंट में, कॉन्करेंट में। ओके, दिस इज द फोर्स फॉर द कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, ये कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है? सिग्मा एच इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। ओके, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो और सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो एंड सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस इज जीरो। ओके, ओके, कॉन्करेंट फोर्सेस में सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा बी इक्वल टू जीरो। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये सारी फोर्सेस एक ही जगह पे एक्ट कर रही है, दिस इज कोप्लेनर
कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर ये स्टैटिक्स है, हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आ रही है आवाज। हाँ, अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगी ये फोर्सेस, तो सिग्मा एच इक्वल टू जीरो होगा, सिग्मा बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस आर जीरो इन केस ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, अगर मान लीजिए कोई कॉन्करेंट फोर्स नहीं है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ओके, एक एग्जांपल लिया था बीम का। ओके, ये कोई बीम का एग्जांपल लिया था, उस केस में क्या होगा? मान लीजिए बोर्ड पे चलते हैं हम। स्टॉप शेयरिंग। ओके, बोर्ड पे चलते हैं। ओके, ये मान लीजिए अभी जो हमने जो अभी डिस्कस किया, क्या किया था? अगर कोई कोलिनियर फोर्सेस है, ओके, कोलिनियर फोर्सेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगी। मींस कोलिनियर के केस में दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस है और कोलिनियर फोर्सेस है। ओके, इस केस में क्या है? बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तब क्या होगा? दैट केस इज इक्विलिब्रियम। in case of more than two forces, 1 2 3 or more than even it is 4, अगर ये इक्विलिब्रियम है, अगर ये इक्विलिब्रियम है, तो क्या होना चाहिए? सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। ओके, ये दो फोर कंडीशन ऑफ these are the condition of equilibrium in case of concurrent coplanar system. Okay, concurrent coplanar system. Okay, तो इस केस में ये दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 शैल बी फॉलोड। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तब जाके आपका ये जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। इन केस ऑफ दिस, अब एक कंडीशन और देखिए, मान लीजिए देयर इज ए बीम, ओके, उसके रिएक्शंस ये है, इसमें लोड आ रहा है 1 2। अब इस केस में क्या है? दिस इज नॉन कॉन्करेंट। ओके, नॉन कॉन्करेंट है। ओके, दिस इज नॉन कॉन्करेंट। ओके, दिस इज नॉन कॉन्करेंट, ये नॉन कॉन्करेंट है। इसके लिए इक्विलिब्रिएशन कंडीशन चाहिए, कौन सी चाहिए? एक तो सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, और सिग्मा एक और कंडीशन चाहिए, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, मतलब मूवमेंट भी जीरो होनी चाहिए। ओके, ये मूवमेंट के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ओके, अगली क्लास में जब हम मूवमेंट एंड फोर्सेस पढ़ेंगे उस केस में बात करेंगे। फिलहाल तो अभी ये इसमें बात कर रहे हैं हम, केवल ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके बॉडी जो होगी इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, दिस इज केस ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, अगर कोई आपसे पूछे इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, तो आप कह सकते हो तीन कंडीशन होनी चाहिए। 1 सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, 2 सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, 3 सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। ओके, ये जब तीनों जीरो होंगे
तब आप कह सकते हो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इनमें से, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। कोई भी एक चीज अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। दिस इज द प्रिंसिपल मतलब ऑफ ऐसे ही हर चीज का अलग अलग होगा। हर चीज का अलग अलग होगा मतलब जैसे लेडर का अलग होगा, फिर किसी और चीज का, जैसे ब्रिज ब्रिज का पढ़ेंगे तो उसका अलग किसका? होगा, हर चीज का अलग रहेगा। हर चीज सर का जैसे इसमें है ना, एक में है कि सिर्फ सिग्मा एच और वी ही जीरो होना चाहिए, तो दूसरे में सिग्मा एच बी और सिग्मा एम भी जीरो होना चाहिए। नहीं नहीं वो वैसे ही हर किसी चीज का। नहीं नहीं हर किसी चीज का अलग नहीं होगा। ओके, केवल कॉन्करेंट फोर्सेस है। अगर कॉन्करेंट है और कोप्लेनर है, अगर ये कंडीशन है, ओके, अगर ये कंडीशन है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। इसमें सिग्मा सर। एम इक्वल टू जीरो होगा, पर लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्सेस कॉन्करेंट है। अल्टीमेटली तीनों कंडीशन ही हैं। इसमें हम इसलिए अवॉइड कर जाते हैं कि भाई यहाँ पर हमें पता है कि ये अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो मूवमेंट जीरो होगा, तभी वो कॉन्करेंट होंगी। ओके, यस सर। मतलब कॉन्करेंट Yes. फोर्सेस में मूवमेंट होती नहीं, ये हमें पता है, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अदरवाइज तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। कोई भी बॉडी दैट इज स्टैटिक्स, दैट इज स्टैटिक्स। ओके, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। जो भी हम बॉडी देखते हैं जनरली वो इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे हम बिल्डिंग है, दैट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, हमेशा स्टैटिक्स है। ओके, मूवमेंट वाली तो वही होती है, जैसे अगर आप किसी को वाटर की स्टडी कर रहे हैं, वाटर के फ्लो की, तब डायनेमिक्स लगती है। ओके, या किसी लिफ्ट की स्टडी कर रहे हैं आप, ओके, देन डायनेमिक्स लगती है, जिसमें मोशन भी आया था साथ में। ओके, तब डायनेमिक्स लगती है। एक पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, एयर की स्टडी कर रहे हैं, तब डायनेमिक्स लगती है। अदरवाइज मोस्टली जो केसेस है हमारे स्टैटिक्स के होते हैं। अगर जैसे ट्रस का डिजाइन करना है, बिल्डिंग का डिजाइन करना है, बीम का डिजाइन करना है, देन वी गो फॉर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मींस इक्विलिब्रियम। ये तीन कंडीशन फॉलो, ये तीन कंडीशन है, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, ये मस्ट फॉलोड फॉर द इक्विलिब्रियम। ये थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों साल चलती रहेंगी। ओके, आगे भी जो आपकी पढ़ाई चलती रहेगी तो उसमें ये चलता ही रहेगा, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। ओके, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये चलता ही रहेगा। तो आप समझ गए ना इस बात को? हेलो, यस सर। ठीक है। देन Yes, sir. यस सर। आगे चलते हैं। दैट यू स्टार्ट। इस अब तक कोई समझ नहीं आया तो बताओ मुझे, अब तक कुछ अगर आपको समझ नहीं आया हो। ओके, कल एक मैं क्लास रखूंगा जिसमें सिर्फ रिवीजन होगी। ओके, अब तक जो पढ़ा हमने। ओके, प्लीज डोंट मिस दैट क्लास। ओके, अगर आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। ओके, और Yes, जितने sir. भी आपके सब कुछ क्लियर किया जाएगा, तो इसलिए बी रेडी विद एनी क्वेश्चन। ओके, अगर सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा जो अब तक हफ्ते 2 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं, सब रिपीट कराऊंगा। ओके, तो शुरू से सारे रिपीटिशन चलेगा कल की क्लास में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनदर इज, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, वन इज मूवमेंट। ओके, अनदर इज मूवमेंट। ओके, मूवमेंट क्या होता है? ओके, मूवमेंट Change of एक with सिंपल वर्ड respect में to बात करें, reference. मान लीजिए मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओके, डोर एक हिंज है, एक हिंज लगाता है, एक डोर लगाता है। ओके, यहाँ मैं फोर्स लगाता हूँ। ओके, तो दिस इज फोर्स एफ, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, दिस इज डी। ओके, मूवमेंट कितनी होगी? फोर्स इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए अगर मैं दरवाजे का जो हैंडल है, मान 1 मिनट के लिए थोड़ा देखते हैं,
अगर मैं फोर्स एक यहाँ लगाता हूँ तब मैं आसानी से खोल पाऊंगा, या एक फोर्स ए पे लगाता हूँ आसानी से खोल पाऊंगा, या फोर्स बी पे लगाता हूँ तो आसानी से खोल पाऊंगा? ए पे लगाएंगे तब जल्दी तो खुलेगा। जल्दी खुलेगा, बट मूवमेंट इज मोर। मूवमेंट एफ, ये भी एफ है, ये भी एफ है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है वो ज्यादा है। ओके, जिस कंडीशन में ए पे लगाएंगे तो फोर्स, तो दैट इज मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स बढ़ा लो या डिस्टेंस बढ़ाओ तब मूवमेंट आपकी बढ़ जाती है। एग्रीड? यस सर। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट होते हैं किलो न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर। मीटर। तो मूवमेंट हो गई किलो न्यूटन न्यूटन मीटर। मीटर। ओके, या सर न्यूटन मीटर भी हो सकता है। हाँ न्यूटन मीटर भी हो सकता है। अगर फोर्स को न्यूटन में लेंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन एमएम भी हो सकता है। ओके, अगर फोर्स को न्यूटन में ले लूं, डिस्टेंस को एमएम में ले लूं, तो न्यूटन एमएम भी हो सकता है फोर्स का यूनिट और मूवमेंट का यूनिट। ओके, तो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन सिविल इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज मूवमेंट। ओके, आगे आप, इसका रोल बहुत बड़ा है। ओके, आगे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहेंगे तो इसका रोल देखेंगे। एवरीथिंग इज मूवमेंट, इवन मैकेनिकल में और सिविल में भी दो डिपेंड्स कि मूवमेंट कितनी है। ओके, मूवमेंट के यूनिट हमेशा याद रख लीजिए, न्यूटन एमएम। ओके, अगर कॉन्करेंट फोर्स होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी हमने पढ़ रहे थे तो कॉन्करेंट फोर्स होती है। ओके, तो इस केस में क्या होता है? मूवमेंट इज जीरो। ओके, कॉन्करेंट फोर्सेस में मूवमेंट इज जीरो। ओके, क्योंकि मूवमेंट हमेशा डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है। ओके, दैट इज फोर्स पे डिपेंड करता है, और जितना डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए मूवमेंट अबाउट ए ले रहा हूं मैं, तो दिस इज 4 इंटू एफ इंटू ए। और मूवमेंट अबाउट, इसी फोर्स की मूवमेंट अबाउट बी लूंगा, ओके, इसी लाइन पे, तो फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस बी। ओके, तो इट डिपेंड्स कि कितनी दूरी है, कहाँ ले रहे हैं मूवमेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट नहीं होती, डिपेंड्स कि आप मूवमेंट एप्लीकेबिलिटी कहाँ ले रहे हैं। अगर मैं इसके बिल्कुल पास से मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो दिस एफ इंटू एक्स। ओके, हमेशा जो डिस्टेंस है, मान लीजिए फोर्स है, ओके, एक फोर्स है ऐसे, ओके, एक पॉइंट ये है। ओके, तो मैंने इसका, ये डिस्टेंस में कौन सा, ये एफ है, अब मैं डिस्टेंस कौन सा मेजर करूंगा? अब इसको थोड़ी देर के लिए शायद ऑफ ना हो जाए। ओके, वी शुड रीज्वाइन। ओके, ओके, वी शुड रीज्वाइन। ओके, प्लीज लीव द मीटिंग। ओके, देन वी विल रीज्वाइन, राइट? सर लिमिटेड टाइम के लिए रहता है क्या सर? हाँ, ये 40 मिनट का होता है यार। ओके, ऑलमोस्ट 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, 11:13 हो गए हैं। चलो चलते रहते हैं, जब भी ये बंद हो तो ऑटोमेटिकली यू रीज्वाइन। ओके, अभी मैं चल रहा हूँ। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या मैं कौन सा डिस्टेंस लूंगा? ओके, क्या ये डिस्टेंस होगा, d1 होगा, या ये d2 होगा? ओके, एक्चुअल में जो डिस्टेंस का मतलब होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, दिस d, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर। तो मूवमेंट होती है मुझे फोर्स इंटू डिस्टेंस, बस ये डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ओके, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर जो भी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर ये समझ नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट। चलो दोबारा शुरू करो, दोबारा समझाता हूँ, दूसरा दोबारा शीट पे लेता हूँ। ओके, न्यू शीट पे। ओके, मान लो एक फोर्स है ये। ओके, फोर्स कैसे दिखाते हैं? एक तो वेक्टर डायग्राम है। ओके, दिस इज फोर्स, इस पॉइंट पे हमने मूवमेंट लेनी है, ये पॉइंट है एक्स। ओके, अब हमें पता है मूवमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, अभी तक फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या होता है कि अब अगर ये वो फोर्स हमारी ऐसे होती सीधी, ओके, सीधी होती, तो यू कैन से दिस इज द डिस्टेंस। ओके, अगर फोर्स सीधी होती तो तुम कह सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता ये ले लिया मैंने, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज नॉट
distance is always this. For distance को अगर true sum से लिखें, that is the perpendicular distance. Force into perpendicular distance. Okay, that is the perpendicular हमेशा shortest होता है. Okay, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको इस फोर्स की लिखना है तो अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो मुझे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. ओके, और ये डिस्टेंस लूंगा मैं F इंटू डी, एम इक्वल टू F इंटू. सर जो आप डिस्टेंस बता रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट है ना? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है यार. अगर किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट ए से मुझे इस मूवमेंट लेनी है सबके अबाउट. मान लीजिए एक, तो मुझे फोर्स इंटू डिस्टेंस चाहिए मूवमेंट के लिए. फोर्स तो हो गई ये वाली, और डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा. ओके, ये अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस ले लो जी, ओके, तो ये डिस्टेंस मैं नहीं ले सकता. दैट इज नॉट द मूवमेंट अबाउट ए ऑफ दिस फोर्स. मूवमेंट अबाउट दिस फोर्स F about A is equal to F into D. D is the perpendicular distance from the line of action of the force to that point. मान लीजिए फोर्स, एक एग्जांपल लेता हूं. ओके, एक फोर्स हमारी मान लीजिए ऐसे जा रही है. ओके, ये पॉइंट पे मुझे वो लेनी है, ए पॉइंट है, इसके अबाउट मूवमेंट लेनी है. तो मैं डिस्टेंस कौन सा लूंगा? ऐसे तो बहुत सारे डिस्टेंस बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है. ओके, बट मेरे को जो डिस्टेंस लेना है वो लेना है, हमेशा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये डिस्टेंस लूंगा d. देन यू आई कैन से m इक्वल टू F इंटू डी. ये d1 नहीं ले सकता मैं, ये d2 नहीं ले सकता मैं, और कोई d नहीं ले सकता, सिर्फ एक ही डिस्टेंस ले सकता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तब वो मूवमेंट बनती है. ओके, तो डिस्टेंस लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि वो परपेंडिकुलर हो. जनरली हम कंसीडर करते हैं हमारी सारी फोर्सेस ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सॉरी. तो डी ये होता है, तो दिस इज डिस्टेंस. बहुत आसान तरीका है. ओके, अब दूसरा बात होती है, मान लीजिए बहुत सारी फोर्सेस हैं, एक ये है, एक ये है, F1, ओके, ये F2 है, और ये पॉइंट है, ओके, ए. अब ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, मतलब बहुत सारी फोर्सेस लगी हैं, तो मूवमेंट कितनी होगी? तो F1 इंटू D1, F2 इंटू D2. ओके, लाइक दिस, F1 D1, F2 D2. ओके, राइट? यस यस सर. सर. तो दिस इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस. हमेशा याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए. ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, ओके, ये इसका जो योगदान है वो आज ही नहीं खत्म होता. ये आपका योगदान इसका 3 साल रहेगा. ओके, हमेशा याद रखिए m इक्वल टू F इंटू डी. ओके, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो हमेशा इसको न्यूटन मीटर, डिस्टेंस मीटर में करते हैं, या mm में करेंगे तो न्यूटन mm. चलो मान लीजिए एक, चलो थोड़ा यूनिट का खेल खेलते हैं, काफी आप थोड़ा स्ट्रेस हो गए होंगे. ओके, एक फोर्स है 100 किलो न्यूटन मीटर. ओके, इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करना है. क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 तो 100 हो गया, किलो न्यूटन की जगह 1000 हो गया, और मीटर की जगह अगर mm में कन्वर्ट करना तो 1000 से और मल्टीप्लाई करना 1000 पड़ेगा. हो गया. Okay, this will be the equal to Newton mm. Okay, 100 kilonewton meter equal to 100 into 10 की power 6 Newton mm. Okay, तो कन्वर्जन आना चाहिए. न्यूटन mm को कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन मीटर में, तो ये सब कन्वर्जन आपको आने चाहिए. ओके, हाउ टू कन्वर्ट? बहुत आसान है. और 1 किलो न्यूटन मीटर को आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 किलो न्यूटन के न्यूटन बनाइए 100,000, फिर मीटर के mm बनाइए 1000. दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन mm. ओके,
आसान है? यस सर यस आसान है। सर। अच्छा, इसके बताइए कितने होंगे? अगर मान लीजिए ये है 50, 1 2 3 4 5, ये है न्यूटन mm। ओके, इसे कितने किलो न्यूटन मीटर हुआ ये? सर किस में कन्वर्ट करना है? किलो न्यूटन अपॉन में मीटर। 1000 कर देंगे, हाँ? इसका होगा अपॉन में 1000 कर देंगे। अपान में 5 किलो न्यूटन मीटर। 1000 न्यूटन मीटर होगा सर। अपान में 1000। सर 5 किलो न्यूटन मीटर। अपान में 1000, एक और सर 1000 इसको किस में चेंज करना है? किलो न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर में करना है, 5000 सर 10 टू द मुझे लगा पावर 6 न्यूटन से mm में करना है। चलो, ये 3 और 3 सर 6 कट 5 गया। This is सर 5 किलो 5 न्यूटन। किलो न्यूटन मीटर।